हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीप सुपरविजन में। आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण समर्पण, उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील होंगे। दोस्तों, हम यहां पे यूकेपीएससी के द्वारा जो आगामी ग्रुप सी के एग्जाम कराए जाने वाले हैं उन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चार ऑप्शन है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अब हम बात करें कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप उस क्षेत्र को कहा जाता है जो तीन ओर से जल से घिरा हो। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के मैप में हम देखें तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये हमारा पश्चिमी घाट वाला एरिया है और ये हमारा जो है ये पूर्वी घाट वाला एरिया है। तो जो पश्चिमी घाट में अरब सागर है, अरब सागर, और जो हमारा पूर्वी घाट वाला एरिया है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब जो गोदावरी नदी है ये पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिमी घाट से निकलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है। गोदावरी नदी जो है ये पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिमी घाट से भी एक त्रियंबक जो पहाड़ी है, त्रियंबक पहाड़ी, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। और क्योंकि गोदावरी नदी दक्षिण भारत में बहती है और दक्षिण भारत में इसे मतलब बहुत इसकी बहुत मान्यता है गंगा नदी की तरह, तो इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा हमें गोदावरी को कहते हैं। और गोदावरी नदी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है श्रीराम सागर बांध, श्रीराम सागर बांध। और ये बांध जो है ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि गोदावरी नदी पहले तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पे एक बांध है इस नदी पर जिसे श्रीराम सागर बांध कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश में जो राज्य है उसमें स्थित है। अब हम थोड़ा अदर दो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम नर्मदा नदी के बारे में देखें अगर हम, तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, अब जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक चोटी से निकलती है दक्षिण भारत में, अमरकंटक चोटी, अमरकंटक की एक पहाड़ी है उसकी चोटी से ये नर्मदा नदी निकलती है। और ये नदी जो है इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पश्चिम की ओर को बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है और बड़ी नदी है। ये ध्यान रखना है आपको कि पश्चिम की ओर को बहती है, पश्चिम की ओर। जैसा कि हमने बताया था इससे पहले कि गोदावरी नदी जो है वो पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वैसे ही नर्मदा नदी पश्चिम की ओर को बहती है और ये गिरती है अरब सागर में, अरब सागर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और पश्चिम की ओर को बहती हुई भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये ध्यान रखना है आपको, भारत की सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर को बहती है। और जो इसका जो सर्वाधिक प्रवाह है ये मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक प्रवाह मध्य प्रदेश में है। इस पर एक बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चनों में बहुत बार आया हुआ है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है और कहाँ स्थित है। ये गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी में है, नर्मदा नदी में गुजरात में स्थित है। कृष्णा नदी है ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, इसकी सेकंड जो है सबसे लंबी नदी है, सेकंड सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी भी कहा जा सकता है इसे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी, सबसे पहली है गोदावरी, दूसरी है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी जो है ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर। ये भी आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। और ये भी, ये जो कृष्णा नदी है ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी गिरती है। और जो कृष्णा नदी है इसमें एक बांध है जिसका नाम है श्री सैलम बांध, श्री सैलम बांध। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी पूछ लेता है कि श्री सैलम बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। प्रायद्वीपीय भारत की ये सेकंड नंबर की सबसे बड़ी नदी है और ये महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपका कृष्णा नदी हुआ। अगला जो इसका ऑप्शन था, अगली नदी है ये है महानदी। इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जो महानदी है, महानदी जो है ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है। तो रायपुर के सिंहवा श्रेणी, जो सिंहवा श्रेणी है एक पहाड़ी की श्रेणी, तो वहां से निकलती है हमारी महानदी। महानदी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बार बार एग्जाम से पूछा जाता है तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा कि हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध, ये हमारा महानदी पर है। और इस बांध के लिए एक विवाद हुआ है हाल ही में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों के बीच हीराकुंड बांध को लेकर के विवाद है। इसका बंटवारा कहाँ, मतलब जो इससे जो विद्युत उत्पादन होता है
वो मतलब इन दो राज्यों में बटा जाता है। तो इससे रिलेटेड ये हीराकुंड जो बांध है उसका ये विवाद है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच में। और जो महानदी है ये 3rd नंबर की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली जो है महानदी है, दूसरी कृष्णा और तीसरी महानदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटेश्वर जो बांध है उसका निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शन है अलकनंदा, धौलीगंगा, भागीरथी और पिंडर। इसका सही आंसर है सी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पर जो कोटेश्वर बांध है इसका निर्माण किया जा रहा है। अब भागीरथी नदी के बारे में देखते हैं। तो भागीरथी जो नदी है उसका उद्गम होता है गोमुख से, गोमुख, और ये गोमुख जो है उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी, यहाँ के जो गोमुख नामक स्थान है यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर में ये गोमुख है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भागीरथी नदी है इसकी 2 सहायक नदियां जो इंपॉर्टेंट हैं और जो महत्वपूर्ण है। वैसे तो भागीरथी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन जो 2 मुख्य जो सहायक नदियां हैं वो है रुद्रगंगा नदी और जाह्नवी नदी। इसे जाड़गंगा नदी भी कहा जाता है और जाह्नवी नदी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये 2 इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें भागीरथी की, तो भागीरथी जो है अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग में यहाँ पे भागीरथी के साथ अलकनंदा नदी मिल जाती है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है, ये पंचप्रयागों में से एक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जो भागीरथी नदी है यहाँ पे जो गंगोत्री या गोमुख है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक टोटल जो लेंथ है, टोटल लंबाई जो है वो 205 किलोमीटर है। जो भागीरथी नदी है उसकी गंगोत्री से देवप्रयाग तक की जो लंबाई है वो 205 यहाँ पे किलोमीटर है। और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ जब मिल जाती है तो फिर यहाँ पर से ये गंगा के नाम से फिर आगे को बढ़ती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है, यहाँ से ये गंगा के नाम से जानी जाती है, आगे को फिर हरिद्वार तक यहाँ पर को जाती है और हरिद्वार से फिर राज्य से बाहर हो जाती है। हम अदर ऑप्शन की भी देख लेते हैं। यहाँ पे अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा नदी के बारे में, अलकनंदा। अब जो अलकनंदा नदी है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि राज्य में सर्वाधिक जो जल प्रवाह है, जल प्रवाह की दृष्टि से सर्वाधिक है इसका। अलकनंदा नदी का जो जल प्रवाह है वो सर्वाधिक है राज्य में। और जो अलकनंदा नदी है ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो सतोपंथ ग्लेशियर से ये निकलती है। इसका एक अन्य नाम है विष्णुगंगा, विष्णुगंगा जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें इसे विष्णुगंगा भी कहा गया है। और जो अलकनंदा नदी है इसी के जो अन्य नदियों के संगम के साथ मिलने के साथ इसमें पंचप्रयाग भी हैं, पंचप्रयाग, सभी जो प्रयाग हैं वो इसमें अलकनंदा नदी एक नदी के रूप में जरूर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ ही एक चीज इसमें है कि जो अगला ऑप्शन देख लेते हैं धौलीगंगा नदी। तो धौलीगंगा जो नदी है ये धौलीगिरी श्रेणी से निकलती है। धौला एक गिरी श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, यहां से धौलीगंगा नदी निकलती है। अगर हम पिंडर नदी की यहाँ पे बात करें, अगर हम पिंडर नदी को देखें, पिंडर नदी, तो पिंडर नदी बागेश्वर से निकलती है। बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर है उसके एक पिंडारी ग्लेशियर है, बहुत फेमस ग्लेशियर है कुमाऊं का पिंडारी ग्लेशियर, यहाँ से पिंडारी नदी निकलती है। और जो पिंडारी नदी है ये जो अलकनंदा के साथ कर्णप्रयाग में मिलती है, कर्णप्रयाग। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो अलकनंदा का संगम होता है पिंडर और अलकनंदा का वो कर्णप्रयाग में होता है। तो यहाँ से फिर आगे को अलकनंदा के नाम से ही बहती है, यहाँ तक जो कर्णप्रयाग तक पिंडर नदी अलकनंदा में मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। तो तीसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पटवारी और लेखपाल के लिए। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो राजस्व पुलिस पटवारी और लेखपाल को कहा जाता है। जो पुलिस जो राजस्व और पुलिस दोनों का काम करती है उसे राजस्व पुलिस कहा जाता है। जैसे उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल, ये राजस्व, जैसे भू, जो राजस्व का मतलब होता है, मैं पहले बता दूं आपको कि भू जो अभिलेख रखते हैं, भू अभिलेख मतलब कि भूमि का अभिलेख जो नाप जोख करते हैं या फिर रिकॉर्ड रखते हैं उसे हम राजस्व कहा जाता है, राजस्व के क्षेत्र में आता है। तो राजस्व और पुलिस दोनों का काम जो करते हैं उसे राजस्व पुलिस कहा जाता है। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में 1874 में स्टार्ट हुई थी या लागू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा वर्तमान में लगभग 61% जो क्षेत्र है वो हमारा राजस्व पुलिस के अंतर्गत है। मतलब कि जहां 61% ऐसा क्षेत्र है उत्तराखंड का जिसमें राजस्व पुलिस व्यवस्था अभी भी लागू है। लेकिन अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट है इस व्यवस्था को हटाने की कोशिश कर रही है, सिविल पुलिस को राजस्व पुलिस की व्यवस्था की जगह पर लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी हुआ नहीं है ये चीज। आगे देखते हैं क्या होता है उत्तराखंड में। और जब हम राजस्व पुलिस की बात करते हैं तो ये व्यवस्था 1874 में एक जो ब्रिटिश गवर्नर थे जिनका नाम था हेनरी रैमजे, इनके शासनकाल में ये जो राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। तो इनका कार्यकाल था 1856 से
1984 के बीच में। और हेनरी रैमजे कुमाऊं में बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए इनको कुमाऊं का राजा भी कहा जाता था, कुमाऊं का राजा। तो हेनरी रैमजे का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो 1857 की क्रांति थी ये भी हेनरी रैमजे के कार्यकाल में ही हुई थी। और जो कुमाऊं पर 1857 की जो क्रांति है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। उसका कारण भी ये था कि हेनरी रैमजे जो यहाँ के गवर्नर थे उन्होंने यहाँ का बहुत शासन बहुत अच्छे से संभाला था, यहाँ के लोग उनसे बहुत खुश थे, इसलिए इनको कुमाऊं का राजा भी कहा जाता था। और वो लोगों के साथ घुल मिल के रहते थे, इसलिए 1857 की जो क्रांति है उसका पूरे देश में प्रभाव पड़ा, लेकिन जो उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है उसमें इसका प्रभाव इतना देखने को नहीं। अब यहाँ पे हम आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है। तो ध्यान रखना है सबसे तेज की बात यहाँ पे की गई है और मेमोरी की बात की गई है, तो ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, सहायक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि जो इसका आंसर होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी। अब बोलेंगे आप कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? मतलब ऐसी मेमोरी जो बार बार रीड एंड राइट दोनों की जा सकती है, रीड ऑब्लिक राइट दोनों की जा सकती है। मतलब इसको हम पढ़ भी सकते हैं और इसके बाद इसको एडिट भी किया जा सकता है। तो बार बार ये लोड होती है सिस्टम में और बार बार ये डिलीट भी हो जाती है। तो ऐसी मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं और इसका उपयोग सीपीयू करता है कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के टाइम पे। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर को। और एक चीज इसमें यह है कि ये अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी मतलब कि ये परमानेंट नहीं होती है, लेकिन ये अस्थायी मेमोरी है। जैसे रैम है, रैम भी परमानेंट नहीं होती है, जैसे जितना सिस्टम को यूज करना होता है इस मेमोरी का यूज करता है उसके बाद तुरंत उसे डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो सबसे तेज मानी जाती है वो कैश मेमोरी या कैश मेमोरी कहा जाता है इसे। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो मुख्य मेमोरी क्या होती है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में दो चीजें आती हैं, जैसे एक रैम और दूसरा रोम, दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है। अब रैम की जो फुल फॉर्म है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि जो रैम है ये अस्थायी मेमोरी होती है, बट रोम जो है वो स्थायी मेमोरी होती है। रैम को हम रीड राइट दोनों कर सकते हैं, मतलब कि ये तुरंत सिस्टम में लोड होती है और तुरंत डिलीट भी हो जाती है। और रोम जो है जिसको हम राइट नहीं कर सकते हैं, केवल हम रीड कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं, मतलब कि हम पढ़ सकते हैं लेकिन हम एडिट नहीं कर सकते हैं, जो रोम में मेमोरी होगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मुख्य मेमोरी होती है। अगला हम देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी क्या होती है? सहायक मेमोरी, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जिस सहायक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में परमानेंट स्टोर होती है, परमानेंट स्टोर। परमानेंट स्टोर जो होती है उसे हम प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे कहते हैं। जिसे हम सहायक मेमोरी कहते हैं। सहायक मेमोरी में रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। मैंने पहले ही बताया था आपको, ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं या फिर एडिट नहीं कर सकते हैं। इसका एक सिंपल ऑप्शन होता है, जो इसका जो सिंपल टाइप है वो है मैग्नेटिक डिस्क और टेप। जैसे हम कोई गाने हाने लोड करते हैं टेप में, तो वो हम उन गानों को एडिट नहीं कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। सुनने का मतलब वही हुआ रीड करना। तो ये जो मैग्नेटिक डिस्क हैं और टेप हैं ये हमारे सहायक जो मेमोरी होती हैं वो होती हैं। अगला हम जो इसमें अगला ऑप्शन था वो है ऑप्टिकल मेमोरी। इसको भी हम देख लेते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी में जो डाटा है ये परमानेंट सेव होता है, डाटा परमानेंट सेव होता है हमारा, ये भी ध्यान रखनी है आपको। और इसके जो ऑप्शन होते हैं ऑप्टिकल मेमोरी के, जैसे सीडी हो गई और डीवीडी हो गई, ये परमानेंटली सेव होती हैं, ये बार बार रीड राइट नहीं होती हैं, इसलिए इनको जो ऑप्टिकल मेमोरी भी कहा जाता है। इनका जो डाटा होता है वो परमानेंटली सेव होता है। तो ये हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है, जैसे इनको ध्यान रखना है कि कौन सी मेमोरी पूछ लेता है कभी। मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, सहायक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी, मैंने चारों आपको बता दी है। कैश मेमोरी जो होती है वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसे रीड राइट दोनों किया जा सकता है, जो सीपीयू इसको यूज करता है और थोड़े टाइम के लिए ये सिस्टम में लोड होती है फिर डिलीट हो जाती है, तो बहुत ही स्पीड में काम करती है, इसलिए सबसे तेज ये मेमोरी मानी जाती है। जो मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, वो रैम और रोम होते हैं। जो जल्दी जो रैम के अंतर्गत जितनी भी चीजें होती हैं वो रीड राइट होती हैं, बट रोम के अंदर केवल रीड मेमोरी होती है। सहायक मेमोरी की हम बात करें तो सहायक मेमोरी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो परमानेंट स्टोर होती हैं, जैसे रोम, जैसे मैग्नेटिक डिस्क और टेप। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें केवल एडिट नहीं किया सकता है, केवल इसको पढ़ा जा सकता है। और लास्ट थी ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में डाटा परमानेंट स्टोर होता है, जैसे सीडी और डीवीडी इसके टाइप हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो 4 क्वेश्चन हैं इनको डिटेल में एनालिसिस किया है। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अदर क्वेश्चन आपसे पूछना है या आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो अगर आपको कोई अदर क्वेश्चन भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने की यहाँ पे कोशिश करता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।